नमस्ते। चलिए आज भारत के संविधान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। इसे किसी भारी भरकम कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझिए। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान बनता कैसे है। सोचिए, यह काम कितना मुश्किल रहा होगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की कल्पना करना। हमारा संविधान बिल्कुल वैसा ही है, एक डिटेल्ड प्लान जिसमें हर कमरे, हर पिलर और यहां तक कि हर तार का भी एक खास मकसद होता है। और इस ब्लूप्रिंट के जो चैप्टर्स हैं, उन्हें ही हम भाग या पार्ट्स कहते हैं। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट में कितने हिस्से हैं? इसमें हैं कुल 25 मुख्य भाग, मतलब 25 मेन सेक्शंस, जो पूरी संरचना को व्यवस्थित करते हैं। अब इन भागों के साथ साथ 12 अनुसूचियां भी हैं। इन्हें आप ब्लूप्रिंट के साथ अटैच्ड एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की तरह मान सकते हैं, जो और ज्यादा डिटेल्स देती हैं। और फिर आते हैं लगभग 465 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स। ये हैं वो नियम, वो धाराएं जो बताती हैं कि देश का हर हिस्सा कैसे काम करेगा, नागरिक के अधिकारों से लेकर सरकार की शक्तियों तक। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझना शुरू करते हैं इसकी नींव से। किसी भी इमारत की तरह संविधान की भी एक मजबूत नींव होती है। इसकी शुरुआत होती है भारत की जमीन, यहाँ के नागरिकों और सरकार के साथ उनके रिश्ते को तय करने से। शुरुआती भाग यही सब तय करते हैं कि भारत क्या है, कौन यहाँ का नागरिक है और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। ये सरकार और जनता के बीच का एक बुनियादी समझौता है। और इन सब में भाग 3 यानी मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन्हें यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिलते हैं, और यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। तो नींव तो रख दी गई, अब बारी आती है उन खंभों की जो इस पूरी इमारत को संभालेंगे। संविधान के अगले हिस्से सरकार की इसी मशीनरी को खड़ा करते हैं। ये भाग सरकार के अलग अलग लेवल तय करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकारें, और फिर जमीनी स्तर पर पंचायतें और नगर पालिकाएं तक। ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ बनाते हैं। हाँ, एक सवाल मन में आ सकता है कि भाग 7 कहा गया। ये पहले की रियासतों से जुड़ा था और इसे 1956 में हटा दिया गया था, तो अब ये एक्टिव नहीं है। अच्छा, तो नींव बन गई, खंभे भी लग गए, लेकिन इमारत को चलाने के लिए वायरिंग और प्लम्बिंग की भी तो जरूरत होती है ना? संविधान के अगले भाग बिल्कुल इसी ऑपरेशनल वायरिंग की तरह है। ये वो नियम हैं जो देश को रोज चलाते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, देश का पैसा, प्रॉपर्टी और व्यापार कैसे चलेगा, और हाँ, सबसे जरूरी, चुनाव कैसे होंगे। अब हर अच्छी इमारत में सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं और भविष्य में बदलाव की गुंजाइश भी रखी जाती है। हमारे संविधान में भी ऐसे ही इंतजाम हैं जो इसे सुरक्षित रखते हैं और इसे वक्त के साथ बदलने देते हैं। भाग 18 में इमरजेंसी के लिए प्रावधान है, लेकिन शायद सबसे जरूरी है भाग 20, जो संविधान को खुद को बदलने की ताकत देता है, ताकि वो समय के साथ हमेशा प्रासंगिक बना रहे। यहीं पर संशोधन का कॉन्सेप्ट आता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे एक पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज बनाया जो देश की जरूरतों के हिसाब से विकसित हो सके। और इस बदलाव की चाबी है भाग 20 के अंदर मौजूद अनुच्छेद 368। यही वो टूल है जो हमारे देश के ब्लूप्रिंट को अपडेट करने की इजाजत देता है, ताकि ये हमेशा मजबूत बना रहे। तो हमने देखा कि भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक मजबूत नींव, सहारा देने वाले खंभों और एक लचीली संरचना वाला एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। और यही चीज इसे एक जिंदा दस्तावेज बनाती है। तो 70 साल से ज्यादा के बाद सोचने वाला सवाल यह है कि भविष्य की चुनौतियों और मौकों के लिए ये संवैधानिक ढांचा कितना मजबूत है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।